हेलो फ्रेंड्स। मैं रुपेश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेस फॉर स्टडी में। तो जैसा कि आज आप सबको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के चुनाव आयोग ने 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें 4 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अ, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो हमारी भारत की प्रमुख संस्थाएं हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, ताकि आप सबको भी निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग, जिसे भारत में चुनाव आयोग भी कहा जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है। ठीक है। और यह यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। याद रहे कि एक क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है कि जो राज्य में म्यूनिसिपालिटी का जो चुनाव होता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जैसे कई राज्यों में जो है प्रधानी का चुनाव होता है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट कराती है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है केवल लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन जो है करता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं चुनाव आयोग से जुड़े कुछ पृष्ठभूमि को कि कैसे इसका गठन हुआ, या कौन से भाग में इसका वर्णन है, संविधान के कौन से भाग में इसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों को दिया गया है। ठीक है। अब आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो 324 से लेकर 329 तक जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है, वो कहता है चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है। 325 जो है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करना और उनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्शन कमीशन जो है मनमानी नहीं कर सकता कि ये एससी से है, ये एसटी से है, ये ओबीसी से है। मतलब धर्म, जाति या लिंग के आधार पर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम शामिल करने के लिए शामिल वो ऐसा नहीं कर सकती। धर्म, जाति विशेष या लिंग के आधार पर वो ऐसा चुनाव आयोग जो है ऐसा नहीं कर सकती कि उसका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित न किया जाए। उस आइए आगे देखते हैं 326 जो अनुच्छेद है वो कहता है लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है। और 327 जो है वो कहता है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। और 328 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। और 329 जो कहता है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस थे जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत दिए गए हैं कि किस प्रकार इनकी शक्तियों का, इनके कार्य करने की शक्ति, इनकी पात्रता का जो प्रोविजंस हैं वो दिया गया है। तो आइए अब आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना। मतलब जैसे ये एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो इसमें देखते हैं कि कितने सदस्य होते हैं। ठीक है। पहली बार इसका गठन कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1979 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया।
पहले ऐसा प्रोविजन था कि केवल एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी किया 16 अक्टूबर 1979 को। उसके बाद इसमें इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक, इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। मतलब इसमें फेरबदल किया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है, मतलब इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय वो दिल्ली में स्थित है। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयोग का अधिकारी होगा वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, मतलब दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो तक होता है। मतलब या तो वो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर ले या कार्यकाल अपना 6 वर्ष पूरा कर ले। इन दोनों में जो प्रथम होगा उसको माना जाएगा। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके समकक्ष इनका दर्जा प्राप्त होता है। मतलब उसी के इक्विवेलेंट ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त माने जाते हैं और इनका उन्हीं के समान वेतन एवं भत्ते भी मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जाता है। मतलब इनका जो पद से हटाने की प्रक्रिया है मुख्य चुनाव आयुक्त को, ठीक है, वो संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार इनको भी पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो आइए हटाने की प्रक्रिया पे थोड़ा सा एक नज़र डालें। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जाता है। मतलब कोई जब तक उन पे कोई आरोप सिद्ध ना हो तब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इनके लिए जो है संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और महाभियोग शब्द, जैसा कि मैंने अभी बताया, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 मेजॉरिटी के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामलों में नहीं अपनाई जाती। केवल और केवल महाभियोग प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के मामले में ही अपनाई जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संपूर्ण प्रक्रियाओं का अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। जैसा कि अभी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, तो इसका मेन काम यही है। यह निर्वाचन नामावली यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करता है और मतदाता पहचान पत्र यानी कि इपिक नंबर जो है वोटर आईडी कार्ड जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यों का प्रबंधन करता है। ठीक है, मतलब कितने जो है पोलिंग स्टेशंस होंगे, ठीक है, वहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, और वहाँ पे जाने वाले मतदाताओं के लिए पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो हैं चुनाव आयोग जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के लिए चुनाव आयोग चिन्ह आवंटित करता है। मतलब जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज में जो डिस्प्यूट होता है उनको
यह सॉल्व करता है और उनको राजनीतिक दल जैसे अप्लाई करते हैं तो उनको चुनाव चिन्ह जो है ये प्रदान करते हैं। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी इनके पास होता है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न कर सके या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। जैसा कि आपको पता होगा कि जिस दिन से चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से उस राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो एक दायित्व तो होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है। लॉ एंड ऑर्डर को चुनाव आयोग अपने हाथ में ले लेती है तथा लॉ एंड ऑर्डर जो है चुनाव आयोग के अनुसार कार्य करता है। यह केवल तब होता है जब उस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। ठीक, और यह भी एक पैरामीटर फिक्स कर देता है कि जैसे चुनावी अभियान के दौरान एक जो उम्मीदवार हैं वो कितना खर्चा करेगा और उसकी निगरानी भी ये चुनाव आयोग करता है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग का जो है महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है। यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। ठीक है, और यह मतदाताओं को जागरूक भी करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मतलब जो इसकी एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ हैं उसको मानता है तथा समानता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोग संचालित करता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है चुनाव आयोग का जो है कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंस है जो भारतीय चुनाव आयोग के हैं। अब इनके समक्ष भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। मतलब जैसे इलेक्शन होता है तो उस राज्य में हिंसा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा उसके कैंडिडेट द्वारा हिंसा और जो है ब्लैक मनी का यानी कि पैसों के लेन देन का भी उपयोग होता है। तो इस पे ये कंट्रोल मतलब एक तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग के पास ये चुनौती है कि इसको किस तरीके से निपटा जाए। राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। ये अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए राज्य सरकारें ऐसा करती है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। जैसा कि चुनावी रैली के दौरान कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो होते हैं वो असभ्य भाषा का उपयोग करते हैं, मतलब एक सोसाइटी को मतलब एक पोलराइज्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब पर जो है इन सब विषयों पर चुनाव आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, और चुनाव आयोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती ये है कि ईवीएम में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है। जैसे कभी कभी ऐसी घटना सुनने को मिलती है कि किसी मतदान केंद्र पे ईवीएम हैक हो गया या फिर पोल किसी और पार्टी को किया जा रहा है लेकिन वोट किसी और पार्टी में जा रहा है। तो इसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग के पास एक चुनौती है कि इस चुनौती से किस तरीके से निपटा जाए। ठीक है, वर्तमान समय में जो है सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये कुछ जो चुनौतियां हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के पास हैं। अगर हम एक प्रेजेंट वे की बात किया जाए तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में सुनील अरोड़ा चीफ
इलेक्शन कमिश्नर हैं तथा अशोक लवासा और सुशील चंद्र चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत है। तो ये कुछ प्रोविजंस कुछ प्रोविजंस भारतीय निर्वाचन आयोग के और इनकी शक्तियां और किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं, ये भारतीय चुनाव आयोग के बारे में एक कुछ जानकारियां थी। तो अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्पेस फॉर स्टडी को पर बनाए रखें, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।